साल 2025 का सबसे ताकतवर देश कौन है? इस लिस्ट में हिंदुस्तान की रैंकिंग क्या है? मुल्ला मुनीर का मुल्क कहां खड़ा है? साल 2025 का सबसे पावरफुल लीडर कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस पोजीशन पे हैं? क्या इस लिस्ट में शहबाज शरीफ भी हैं? और साल 2025 का सबसे गरीब देश कौन सा है? इसमें पाकिस्तान किस पायदान पर खड़ा है? ये वो 3 सवाल हैं जिनका जवाब हर हिंदुस्तानी जानना चाहता है। 2026 शुरू होने से पहले 2025 के दिसंबर में मोस्ट पावरफुल देशों पर आई रिपोर्ट में क्या पता चला है? वो कौन सा वर्ल्ड लीडर है जो 2025 में सबसे पावरफुल, सबसे पॉपुलर और सबसे इन्फ्लुएंशियल ग्लोबल लीडर के तौर पर सामने आया है? वो लीडर ना तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप है, ना चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और ना ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। तो फिर 2025 में दुनिया का सबसे लोकप्रिय ग्लोबल लीडर कौन है? इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ एक है। नरेंद्र मोदी ने साल 2025 की शुरुआत दुनिया के सबसे लोकप्रिय वर्ल्ड लीडर से की थी और मोदी साल 2025 का अंत भी दुनिया के सबसे लोकप्रिय वर्ल्ड लीडर से ही कर रहे हैं। और इसका खुलासा अमेरिकी बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट की लेटेस्ट रिपोर्ट में हुआ है। 23 ग्लोबल लीडर्स में से इकलौते नरेंद्र मोदी ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जिनकी अप्रूवल रेटिंग 70% से ज्यादा है। 20 लीडर्स तो ऐसे हैं जिनकी अप्रूवल रेटिंग 50% से भी कम है। तो चलिए पहले पूरी लिस्ट आपको दिखाते हैं। इस लिस्ट में नरेंद्र मोदी 71% की अप्रूवल रेटिंग के साथ नंबर 1 पर हैं। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 61% के साथ नंबर 2। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यांग 56% की अप्रूवल रेटिंग के साथ तीसरे स्थान पर हैं। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली 55% के साथ नंबर 4। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने 48% के साथ नंबर 5 की पोजीशन पे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज 47% के साथ नंबर 6। मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम पार्डो 45% के साथ नंबर 7। स्विट्जरलैंड की राष्ट्रपति कैरिन केलर सूटर 43% के साथ नंबर 8 की पोजीशन पर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 43% की अप्रूवल रेटिंग के साथ नंबर 9 की रैंकिंग पर हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा 42% की अप्रूवल रेटिंग के साथ नंबर 10। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी 41% के साथ नंबर 11। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर भी 41% के साथ नंबर 12 की रैंकिंग पर हैं। ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर 41% के साथ नंबर 13। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क 38% के साथ नंबर 14। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गेहर स्टॉर 37% के साथ नंबर 15। स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन 37% के साथ नंबर 16। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक शूफ 36% के साथ नंबर 17। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज 36% की केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। अप्रूवल रेटिंग के साथ 18वें नंबर पर है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान 34% के साथ 19वें। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा 34% के साथ 20वें। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज 33% के साथ 21वें। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामर 23% के साथ नंबर 22 और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो सिर्फ 13% की अप्रूवल रेटिंग के साथ 23वें स्थान पर हैं। इन आंकड़ों से साफ है 2025 में वैश्विक स्तर पर लोकप्रियता के मामले में दूर दूर तक कोई भी दूसरा वर्ल्ड लीडर मोदी के आसपास भी फटकता नजर नहीं आता। सोचिए, अप्रूवल रेटिंग में नंबर 1 मोदी की तुलना में ट्रंप 90 पायदान पर है, जबकि मोदी की अप्रूवल रेटिंग फ्रांस के राष्ट्रपति की तुलना में 58% ज्यादा है।
2025 के ग्लोबल लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम नहीं है, क्योंकि वो इस लिस्ट के लिए क्वालिफाइड ही नहीं है। बावजूद इसके पाकिस्तानी भी मानते हैं कि हिंदुस्तान हो या हिंदुस्तान के बाहर, मोदी की लोकप्रियता को टक्कर देने के मामले में कोई और कहीं खड़ा नजर ही नहीं आता, क्योंकि पूरी दुनिया को मोदी का नाम ही है भाता। ये आप समझ लें कि नरेंद्र मोदी इज स्टिल द मोस्ट पॉपुलर लीडर, सो ही हैज मेड हिज मार्क। एक चीज जो है ना वो मुझे समझ आ रही है कि मोदी साहब की जो पॉपुलैरिटी है और मोदी साहब को जो थोड़ा बहुत नेशनल इलेक्शन में झटका लगा था, दैट झटका इज ओवर। ही इज इन टू द गेम, ही इज इन टू द गेम, और वो अपना काम जो है वो करेंगे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस से करेंगे। वो मोदी जो है इज अ फोर्स मल्टीप्लायर। मैं आई कैन सिंपली टेल यू कि नरेंद्र मोदी साहब अब मज़ीद ताकत में आएंगे, वो अपने रिसोर्सेज मज़ीद लगाएंगे, सबको टाइट करेंगे। ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर लीडर एज ऑफ नाउ। मोदी की लोकप्रियता का भी लोहा पाकिस्तानी मानते हैं और एक ताकतवर भारत का नाम सुनकर भी वो थर थर कांपते हैं। किसी भी देश को ताकतवर बनाती है उसकी सेना, और 2025 में मोदी की लीडरशिप में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की ताकत का डेमो मुनीर अच्छी तरह देख चुका है। यह बात 2025 की मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में भी साफ हो जाती है। एक 145 देशों की मिलिट्री स्ट्रेंथ की रैंकिंग में भारत टॉप 5 में शामिल है। इस रैंकिंग में भारत का पावर इंडेक्स स्कोर 0.1184 है और रैंकिंग नंबर 4 है, जबकि इसी रैंकिंग में पाकिस्तान का पावर इंडेक्स स्कोर 0.2513 है और उसकी रैंकिंग नंबर 12 है। यानी मुल्ला मुनीर ने 2025 में खूब हाथ पैर मारे, लेकिन वो अपनी फौज की रैंकिंग नहीं सुधार पाया। टॉप 5 तो छोड़िए, टॉप 10 में भी पाकिस्तानी सेना को नहीं ला पाया। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने ना सिर्फ अपनी सेना को ताकतवर बनाया, बल्कि 2025 के सबसे पावरफुल देशों की लिस्ट में भी भारत की एंट्री टॉप 5 में कराई। और इसका खुलासा हुआ है सीईओ वर्ल्ड मैगजीन की एक रिपोर्ट में। सीईओ वर्ल्ड मैगजीन ने 2025 में मोस्ट पावरफुल देशों पर आधारित ये नई रिपोर्ट 6 पैमानों पर जारी की है, जिसमें नंबर 1 है उस देश की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, नंबर 2 है उस देश का वैश्विक स्तर पर बढ़ता आर्थिक प्रभाव, नंबर 3 है उस देश का डिफेंस बजट, नंबर 4 है ग्लोबल अलायंसेज, नंबर 5 है उस देश की सॉफ्ट पावर और नंबर 6 है उस देश की मिलिट्री स्ट्रेंथ। और इन सभी पैमानों पर सीईओ वर्ल्ड मैगजीन की रिपोर्ट में भारत को और नरेंद्र मोदी को फुल मार्क्स दिए गए हैं। 2025 के 142 सबसे ताकतवर देशों की इस लिस्ट में भारत 94.76 के पावर एंड इन्फ्लुएंस स्कोर के साथ नंबर 4 पर मौजूद है। भारत के ऊपर रूस, चीन और अमेरिका हैं, जबकि इसी लिस्ट में पाकिस्तान सिर्फ 90.7 के पावर एंड इन्फ्लुएंस स्कोर के साथ 21वीं पोजीशन पर मौजूद है। यानी टॉप 5 या टॉप 10 छोड़िए, मुल्ला मुनीर का मुल्क टॉप 20 में भी शामिल नहीं है। और ये हिंदुस्तान की बढ़ती हुई ताकत का ही असर है कि 2025 खत्म होने से पहले 2026 शुरू होने से ठीक पहले पाकिस्तान में सबने रोना धोना शुरू कर दिया है। मुनीर अभी से बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर घूमने लगा है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये एक बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठकर बात कर रहे हैं। यानी कि अगर आर्मी हेडक्वार्टर में जो है वो आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल जो हैं या सीडीएफ और कई और दूसरे जो पोस्ट इन्होंने अपनी ले रखी हैं या इनको दी गई हैं, उनको अगर ये फील हो रहा है कि वो अपने ही हेडक्वार्टर में या किसी जगह पर भी पाकिस्तान में बैठकर बात नहीं कर सकते, उनकी जान को खतरा है, वो महफूज नहीं है, तो आप ये सोचिए कि ये जो 24-25 करोड़ की आबादी पाकिस्तान में रहती है, उनको ये किस तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। इनकी तो अपनी जान खतरे में, तो इन्होंने हमारी जान क्या हक बचानी है। लेकिन बात सारी ये है
कि आखिर उनको खतरा किससे है। इसलिए कि आर्मी हेडक्वार्टर्स जो होते हैं वहां पे तो सिक्योरिटी बहुत ज्यादा अलर्ट रहती है। वहां पे तो कहा जाता है जी बिल्कुल जैसे कहते हैं ना शोले फिल्म के, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां तो ये हालात हो जाते हैं। तो अगर ऐसे में जो है वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, वैसे हमारे यहाँ ज्यादातर अगर हम अपनी हिस्ट्री को डोले यानी थोड़ा हिस्ट्री को चेक करें अगर हम, जो कि अक्सर हमारे कई जो सीनियर हमारे जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमें बताते रहते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो कई बार ऐसा हो चुका है कि जो अंदर से मतलब जो सिक्योरिटी वाले हैं वही मार देते हैं। जैसे कि आपने देखा कि अटैक कर देते हैं। जैसे आपने देखा कि सलमान तासीर साहब का केस हमारे सामने है। इसी तरीके से जनरल परवेज मुशर्रफ ने जब केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। लाल मस्जिद ऑपरेशन किया था तो उनके ऊपर जिन लोगों ने अटैक किया था वो आर्मी के ही लोग थे। तो फिर आखिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब किस बात से डर रहे हैं? उन्होंने ऐसा कौन सा काम कर दिया है जिसकी वजह से उनको अपनी जान को खतरा लग रहा है और वो इस तरह के शीशा लगाकर और फिर बात कर रहे हैं? कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर ऐसे भी करके दिखाया कि अगर आप लोगों को नजर ना आ रहा हो कि ये शीशा है तो आप देख लीजिए कि ये शीशा जो है बुलेट प्रूफ शीशा लगाकर उसके पीछे बैठ के बात कर रहे हैं। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि मतलब अब करें तो लोग क्या करें, इसलिए कि ये तो खुद शीशे लगा के बात कर रहे हैं। घबराने की क्या बात है? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये जो शीशा वीशा आपने लगा रखा है ना, इसको हटा दीजिए और कह दीजिए कि मैं इधर खड़ा हूं और आओ देख लो कौन क्या कर सकता है। तो सर कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कि बेफिक्र हो जाइए। आपके साथ इतने ज्यादा सिक्योरिटी और सब कुछ रहती है साथ में कि आपको डरने की क्या जरूरत है। सर आप फील्ड मार्शल हैं, आप अगर इस तरह से शीशे लगाकर बात करेंगे तो सोचिए कि जो यहाँ पे बाकी के लोग जो चाहे पार्लियामेंट में बैठे हो चाहे पार्लियामेंट के बाहर हो, फिर वो क्या सोचेंगे? उनको भी लगेगा शायद उनकी भी जान को खतरा है। क्या मिलिट्री के लोग, ओए होए होए, तोबा तोबा तोबा। सर मेरे मुंह में खाक, मैं तो वो बात बोलना भी नहीं चाह रही जो लोग न जाने क्या कुछ सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। लेकिन आपको पता है मैं ऐसी उल्टी सीधी बातें करती नहीं, बेकार बेफजूल की बातें करने की तो मुझे आदत है नहीं। लेकिन फिर भी सर आप मिलिट्री वालों से ही ऐसा शीशा लगा के बात कर रहे थे, क्यों? जनरल आसिम मुनीर इतने खौफजदा हैं कि वो हर वक्त 24 घंटे, बिकॉज मुसलसल तस्वीरें आ रही हैं जिससे पता चलता है उनकी बैक पे कि वो हर वक्त एक बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के रखते हैं। बहुत से लोग फौज के अंदर से बताते हैं कि उनके घर में गैर मामूली तौर पे पहरा है। वो बिल्कुल किसी जेम्स बॉन्ड की एक फिल्म के हीरो के तौर पे, जिसमें जेम्स बॉन्ड 007 होता था, कि किसी आप क्राइम फिल्म में देखते हैं, पुलिस की फिल्म में देखते हैं, तो कहते हैं कि वो भरा हुआ रिवॉल्वर और बंदूक जो है वो अपने बेल्ट के साथ रखते हैं और अपने कुछ उन्होंने गार्ड जो है वो अपने घर के बाहर उन्होंने रखे हुए, अपने कमरे के बाहर उन्होंने रखे हुए। तो ये उनकी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। ये जो इन्होंने पूरी जिंदगी की तहद्दे कबर तक उन्होंने इम्यूनिटी हासिल करने की कोशिश की है, ये भी शो करता है कि कितने खौफज़दा हैं। जनरल आसिम मुनीर साहब के सियासी मसाइल जो हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे, बल्कि ऐसा लगता है कि बढ़ रहे हैं। इससे हमें जनरल आसिम मुनीर के बारे में इससे हमें बहुत सी चीज़ें पता चलती हैं, लेकिन हमें कम से कम जनरल आसिम मुनीर के बारे में दो चीज़ें पता चलती हैं। एक हमें ये पता चलता है, जैसे सब लोग कह रहे हैं कि वो खौफ में मुब्तला है, वो घबराए हुए हैं, और दूसरी चीज़ हमें ये पता चलती है कि बावजूद तमाम तर ताकत के इस्तेमाल के वो खौफ में मुब्तला है। जैसे कि मैंने कहा कि पिस्तौल अपने पास रखते हैं, गन रखते हैं, गार्ड रखते हैं, सब कुछ रखते हैं, हर वक्त वेस्ट पहन के रखते हैं। रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर में भी डर के मारे बुलेट प्रूफ शीशे लगाकर बैठने लगा है और अब पाकिस्तानी भी इस पर मजे लेने लगे हैं, क्योंकि मुनीर को पता है कि पिछली बार मई के महीने में वो बंकर में जाकर छिपा था। इस बार उसे बंकर भी नसीब नहीं होने वाला। मुनीर के बंकर में घुसने से पहले ही हिंदुस्तान उसका काम तमाम करने वाला है। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि जब भारत और पाकिस्तान की जंग हो रही थी तो मुझे मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा कि जनाब आप जो है वो बंकर में चले जाएं बिकॉज जंग का खतरा है। जरदारी ने ये बात अपनी वाइफ और साबिक प्राइम मिनिस्टर के जो जिसे कहते हैं ना उस पे की बरसी के ऊपर की। मुझे ऐसे लग रहा है ये इंडिकेशन है कि भाई साहब ये सारा टाइम इंडिया हमें धमकियां देता रहता है। ठीक है जी, सारा टाइम इंडिया हमें धमकियां देता रहता है और बार बार एक ही बात कर रहा होता है कि जनाब हम छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं होंगे। तो और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो
उनको भी अच्छा लगता है ये सियासत करनी और ये सारी चीज़ें। जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है, उनका जो एक एक जो ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है और उनकी जो सियासत की एक झलक है जिसमें वो एक बड़े हार्ड लाइनर, हार्ड हिटिंग और ये सारा कुछ जो वो करते हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान और ये इंडिया। आपको याद होगा जब उन्होंने ये कहा था कि जनाब मैं तो क्या उसे बोलते हैं, पाकिस्तानी नौजवानों काम करो वरना मेरी गोली तो है ही। एट द मोमेंट, ठीक है जी, जो मुझे चीज़ नज़र आती है कि पाकिस्तान की लीडरशिप इज़ नॉट रेडी कि वो ये सारा कुछ करे। उसको ये नहीं लगता कि हमें ये लड़ाई वाला माहौल बनाना चाहिए। मोदी साहब समझते हैं कि मोदी साहब इज़ बेसिकली मोटिवेटेड, वी नीड नॉट टू वर्क विद पाकिस्तान। मुनीर 2025 में भी बंकर में ही छिप कर बैठा रहा और 2026 में भी वो बंकर से बाहर नहीं निकलेगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि साल खत्म होने से पहले हिंदुस्तान ने मुनीर का ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाली खबर दे दी है। भारत के डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 2026 में पाकिस्तान के फुल एंड फाइनल हिसाब का इंतजाम कर दिया है। सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई डैक की मीटिंग में भारतीय सेना की ताकत में इजाफा करने के लिए 79,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत 200 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने वाली एयर टू एयर मिसाइल एस्ट्रा MK2 और 120 किलोमीटर की रेंज तक मार करने वाली पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की खरीद को हरी झंडी दी गई है। इसके अलावा लोइटर मुनिशन सिस्टम, लो लेवल लाइट वेट रेडार, ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम, एयरफोर्स के लिए स्पाइस 1000 गाइडेंस किट, फुल मिशन सिमुलेटर, ऑटोमेटिक टेक ऑफ लैंडिंग रिकॉर्ड सिस्टम, इन सबको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। DAC की मीटिंग में इंडियन नेवी की ताकत बढ़ाने के लिए कई फैसले लिए गए हैं और इन फैसलों से पाकिस्तान में अभी से सबके दिलों की धड़कनें तेज हो गई हैं। पाकिस्तानी तो अभी से ये सोचकर रोने लगे हैं कि क्या मोदी सरकार 79,000 करोड़ की रकम से पाकिस्तान की मौत का सामान लाने जा रही है। पाकिस्तानियों का ये डर और खौफ बिल्कुल सही है। आपको बताता चलूं कि भारत जो है वो अपनी नेवी पे बहुत पैसा लगा रहा है। इंडिया बड़े पैमाने पे जो सबमरीन जो है वो भी ले रहा है। रिसेंटली मैंने कुछ देखा था कि तकरीबन 6 केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। कोई प्रोजेक्ट 75 इंडिया है जिसके मुताबिक इंडिया जो है वो 6 न्यू जनरेशन डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स जिनके अंदर हर तरह के फीचर्स होंगे, एयर डिपेंडेंट, प्रोपोर्जन एटसेट्रा। और एक जर्मन इंडियन कंसोर्शियम है, वो इसमें नेगोशिएशंस में चल रही हैं। फिर इसके अलावा इंडिया जो है वो स्कॉर्पियन सबमरीन्स जो हैं वो भी ले रहे हैं। ये स्कॉर्पियन क्लास इन्हें सबमरीन कहा जाता है। वो जो एक प्रोजेक्ट 75 के अलावा ये 3 हैं। प्रिपेयरिंग अ लॉट। अब ये न्यूक्लियर पावर्ड जो अटैक सबमरीन्स हैं, ये इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। इंडियंस भी बना रहे हैं। ये जो हैं कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक जो है उसके ऊपर अब न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स जो हैं वो महीनों जो हैं वो चल सकती हैं, हाई स्पीड पे ट्रैवल करती हैं, लंबे सफ़र करती हैं। और ये जो नई बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं ये सेकंड स्ट्राइक का ऑप्शन देते हैं। इंडिया भी लगा हुआ है, जैसे मैंने आपको कहा ना, अगर आप सिर्फ इंडिया को देख लें, रशिया से भी लीज इन्होंने ऑप्शंस ली हुई हैं। तो इनकी जो इंडिया की जो सबमरीन्स की जो है वो पोजीशन जो है वो मैंने आपको जैसे बताया कि डीजल इलेक्ट्रिक, कन्वेंशनल, न्यूक्लियर पावर्ड, न्यूक्लियर अटैक जो है वो 3-4 किस्म की इन्होंने वो ली हुई हैं। और तकरीबन इनके आप समझ लें मेरे ख्याल 19 सबमरीन्स हैं इनके पास।
ठीक है जी, जो ऑपरेशनल फ्लीट है। और इंडिया की जो सबमरीन को एक्वायर करने के जो प्रोग्राम है वो एक ब्रॉडर नेवल है, ठीक है। एक्सपेंशन चाहते हैं, 200 शिप्स चाहते हैं बाय 2035। मुनीर चाह कर भी इतने पैसे खर्च नहीं कर सकता है। वैसे भी 2025 में सबसे गरीब देशों की रैंकिंग में मुल्ला मुनीर का मुल्क 190 देशों में 45वें स्थान पर खड़ा है। यानी हिंदुस्तान तो पाकिस्तान के लिए अपना प्लान बना ही रहा है, लेकिन खुद पाकिस्तान के भीतर मुनीर का काम तमाम करने का इंतजाम हो रहा है। तभी तो मुनीर इन दिनों बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर घूम रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, यह समझने के लिए आपको पहले एक वीडियो दिखाते हैं। ये इमरान के कट्टर समर्थक हैं जो इन दिनों जहां जा रहे हैं एक ही बात कह रहे हैं, और वो ये कि आज नहीं तो कल मुनीर को कार में बम धमाका करा के मारेंगे, पक्का मारेंगे। उसको जहाज में उड़ाया था, इसे गाड़ी में उड़ाएगा कोई? ऐसे लोगों का अंजाम ऐसे ही होता है। उसको जहाज में उड़ाया था, इसे गाड़ी में उड़ाएगा कोई? ऐसे लोगों का अंजाम ऐसे ही होता है। मुनीर ने सिर्फ इमरान की सेना को अपना दुश्मन नहीं बनाया है, वो तो पाकिस्तान के कट्टर मौलानाओं से भी पंगे ले चुका है। कराची के लियारी में मौलाना फजलुर रहमान ने मुनीर को चिताया था, और यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मौलाना फजलुर रहमान इन दिनों जहां जा रहा है, मुल्ला मुनीर के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहा है, खुल्लम खुल्ला धमकियां दे रहा है। सियासत में जरा मुश्किल आती है, रुकावटें होती हैं, हुक्मरानों को चैलेंज करना होता है, और जब आप हुक्मरानों को चैलेंज करेंगे तो ईमान और अमल सालेह के बाद यही चीजें हर मुल्क के अंदर फिर इंतहा पसंदी पैदा करती हैं। मतलब साफ है, मुनीर के लिए आने वाले दिन बहुत बुरी खबर लेकर आने वाले हैं। हिंदुस्तान तो जो करेगा वो करेगा ही, लेकिन करंट सिचुएशन देखकर यह लग रहा है कि मुनीर अपने ही मुल्क में किसी पाकिस्तानी के हाथों ही मरेगा। इसकी संभावना हर बीतते मिनट के साथ बढ़ती जा रही है। मुल्ला मुनीर की मौत करीब आती जा रही है। इसका कोई सिफारती या कोई स्ट्रेटेजिक एम नहीं है, इसकी अपनी सर्वाइवल है। आसिम मुनीर को सिर्फ अपनी सर्वाइवल चाहिए। आप क्या चाहते हैं कि आप एक ऐसे मुल्क के अंदर रहें जहां पर खाना जंगी, जहां पर कानून बिल्कुल ना हो, जहां पर जिसका राज मतलब अभी छोटा मोटा जी पुलिस वर्दी है वो। आप सोचें अगर इस मुल्क के न्यूक्लियर असासे खत्म हो और ये आप समझते हैं कि ये इस मुल्क को ताकतवर ये फौज रहने देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये इस मुल्क के अंदर खाना जंगी करवाएंगे, ये इस मुल्क के अंदर जितने आपके मलेशिया, डाकू, टेररिस्ट, दहशतगर्द गैंग है उनको और ये शह देंगे, उनको हथियार देंगे, फौज टूट जाएगी, बलूचिस्तान में आग लग जाएगी, केपी में आग लग जाएगी, पंजाब में आग लग जाएगी। ये पाकिस्तान नहीं बचने लगा। ये 3 में से 13 ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, मरियम, बिलावल, ये किसी खेत की मूली है ही नहीं। ये मतलब इनकी कोई रेलेवेंसी नहीं है इससे, जो ये सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं कि जी एक फसाड आपके सामने हो कि जी पाकिस्तान में एक हुकूमत है, एक आईन है, कानून है। ये इतनी खतरनाक गेम है पाकिस्तान के लिए कि अगर फौजी जर्नैल खास तौर पे जो सीनियर ऑफ जनरल्स हैं, अगर वो ये समझ नहीं रहे, वो इसको इसके ये आसिम के गेम प्लान को ये उनको समझ नहीं आई, तो कब आएगी इनको समझ कि यार ये तो उड़ा देंगे इसको, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा, इसको जहाज से उड़ा देंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। इस रजीम को गिराना बहुत जरूरी है, आसिम मुनीर को ठिकाने लगाना बहुत जरूरी है, फौज के अफसर जवानों को खास तौर पे कहते हैं उसको ठिकाने लगाना बहुत जरूरी।